स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और इसको पूरा मैं विस्तृत करने का प्रयास करूंगा, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा आपका एग्जाम। आपके एग्जाम के आधार पर ही बातें बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि जो कुछ आया वही आपके सामने परोस दिया। तो जो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा वो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगी और आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखेगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो गेहूं पर है, खाद्यान्न। आप जानते हो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है और खाद्यान्न की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ये। इस महीने 2 स्टेटमेंट हमारे सामने आए, हमें उस पर बात करनी है। एक स्टेटमेंट तो ये आया भारत सरकार की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि भारत पूरी दुनिया को गेहूं खिला सकता है। भारत पूरी दुनिया को खाद्यान्न उपलब्ध करवा सकता है। भारत पूरी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है। रियल में हम ऐसा करते हैं। अब स्टेटमेंट ये आया, उसके साथ साथ एक बात और आई कि यदि WTO अनुमति दे। अब यहां क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, यदि WTO अनुमति दे तो ऐसा क्या है WTO के संबंध में, हमें उसको देखना होगा। लेकिन इसी दरमियान एक खबर और आ गई। एक तरफ जहां हम ये कह रहे हैं कि भारत पूरी दुनिया को खाद्यान्न दे सकता है, भारत पूरी दुनिया का पेट भर सकता है, उसी दरमियान उसी टाइम हम एक स्टेटमेंट और देते हैं कि भारत गेहूं के निर्यात पर रोक लगा रहा है। भारत गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं करेगा। अब ये 2 बातें ऐसी है जिसकी आलोचना हो रही है और जो विश्लेषक है वो इसे मान रहे हैं कि इसके कारण विश्व समुदाय में भारत की किरकिरी हुई है। और देखा जाए तो वास्तविकता तो यही है। लेकिन हम यहां बात ये करेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से इसमें कौन कौन से बिंदु निकल कर सामने आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूज है भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई। ये अभी मई 2022 की न्यूज है। ये आप जानते हो ये जो गेहूं है इसको हम वीट बोलते हैं। वीट करेंगे हम इसकी बात। और जो निर्यात है इसको कहा जाता है एक्सपोर्ट। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ध्यान दें। हमने गेहूं पर निर्यात क्यों लगाई, सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे। हमने गेहूं पर जो निर्यात इसलिए लगाई है कि हमें ऐसा लग रहा है कि यदि हमने निर्यात पर रोक नहीं लगाई तो हमें गेहूं का आयात करना पड़ सकता है, इंपोर्ट। अब यदि गेहूं का हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा तो ये तो अब आप समझते ही नुकसानदायक है। लेकिन इंपोर्ट क्यों करना पड़ेगा, भारत ये क्यों कह रहा है, हमें इसको भी जानना पड़ेगा। भारत इसको इसलिए कह रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप जानते हो, और इस बार तो कुछ ज्यादा ही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस कारण से भारत में गेहूं का जो उत्पादन है वो कम होगा। गेहूं का जो उत्पादन है वो कम होगा। भारत ये अंदेशा लगा रहा है। अब ऑब्वियसली बात है, यदि गेहूं का उत्पादन कम होगा तो हमारे खुद के यहाँ गेहूं की कमी हो जाएगी, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस कारण से भारत गेहूं के आयात से बचना चाहता है और गेहूं के आयात से बचने के लिए उसे एक्सपोर्ट पर रोक लगानी पड़ रही है। क्लियर?
एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, रूस यूक्रेन युद्ध। अब इससे आप भली भांति परिचित हो। एक युद्ध किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को 5 साल पीछे ले जाता है। ध्यान रहे, ये इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। एक युद्ध जो होता है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मिनिमम 5 साल पीछे ले जाता है। इसलिए कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा बातचीत के माध्यम से या अन्य तरीकों के माध्यम से उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। अंतिम विकल्प एक अलग बात होती है, कोई ऊपरी आ गया तो उसका क्या करें, लेकिन हमें युद्ध को रोकने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो मान के चलिए इकोनॉमी संभल नहीं पाएगी। आप देख रहे हो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ है, लेकिन भारत में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, भारत में महंगाई बढ़ गई। और युद्ध कहां हुआ है? रूस और यूक्रेन के आसपास ही नहीं है। तो यही युद्ध यदि भारत का किसी के साथ हो जाए तो आप अंदाजा लगा दीजिए हम किस स्थिति में जाएंगे। इसलिए युद्ध का समर्थन कभी भी नहीं करना चाहिए। हम ये कर दूंगे, वो कर देंगे, ये चीजें सही नहीं होती है। ध्यान रखें इकोनॉमी की दृष्टि से। तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आप जानते हो कि गेहूं की कमी हुई है, और गेहूं की कमी भारत को प्रभावित करेगी ही करेगी। भारत में बढ़ती महंगाई भी इसका अपने आप में एक कारण है। महंगाई बढ़ रही है तो हो सकता है कि आने वाले समय में गेहूं की कीमतें बढ़ जाए, और गेहूं की यदि कीमतें बढ़ गई तो इसे संभाल पाना मुश्किल होगा। एक पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके तहत हम राशन में देते हैं, राशन में गेहूं और चावल देते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है कि गेहूं की खरीदी पूरी नहीं हुई है गवर्नमेंट के पास। हालांकि वर्तमान में भारत के पास इतना स्टॉक है कि वो दे सकता है, लेकिन आने वाले समय में हम इसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की न्यूज हमारे सामने आई है। तो पीडीएस में गेहूं की खरीदी पूरी नहीं हुई है, ये कुछ बातें आई हैं। अब आप देखिए, हमने एक बात ये कह दी कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई, लेकिन एक न्यूज और है हमारे सामने। एक बार नोट करें, फिर मैं बताता हूं। दूसरी जो न्यूज है हमारे सामने वो है कि यदि डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, यदि डब्ल्यूटीओ अनुमति दे, परमिशन दे, तो भारत पूरी दुनिया को खाद्यान्न उपलब्ध करवा सकता है। ये भारत सरकार की तरफ से स्टेटमेंट है। ये भारत सरकार मतलब नरेंद्र मोदी, इसे सरकार के रूप में देखा जाएगा, इसे पर्टिकुलर नरेंद्र मोदी के रूप में नहीं देखा जा सकता। भारत सरकार ने ये बात कही है कि अनुमति दे तो भारत पूरी दुनिया को खाद्यान्न उपलब्ध करवा सकता है। अब हमारे सामने ये सवाल पैदा होता है, ये अनुमति वाला सिस्टम क्या है? ऐसा क्या हो रहा है? अनुमति क्यों मांग रहे हैं? निर्यात कर दीजिए। ऐसा नहीं है। हम डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं और डब्ल्यूटीओ का अपना एक नियम है। अब इस नियम को हमें जानना पड़ेगा, तभी हम इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाएंगे। नियम क्या है मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं, हालांकि बीच में कई लिमिटेशंस लागू होती है। मैं यहां पर वापस रिपीट कर दूं, लिमिटेशंस लागू होती है, लेकिन मैं मोटे तौर पर आपको एक बता रहा हूं। नियम क्या है? यदि खाद्यान्न पर सब्सिडी का मतलब क्या होता है? छूट होता है। आप इसको छूट के रूप में लेके चलें। यदि खाद्यान्न पर सब्सिडी दी जा रही है तो उसे निर्यात नहीं किया जा सकता। निर्यात नहीं किया जा सकता। यदि हम सब्सिडी दे रहे हैं तो उसे हम निर्यात नहीं कर सकते, ये कहने का मतलब है।
अब आप देखिए, भारत खाद्यान्न पर सब्सिडी देता है, इस कारण से डब्ल्यूटीओ ने ये कहा कि आप इसको इस तरीके से कुछ लिमिटेशंस के साथ है, उसको आप ऐसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, निर्यात नहीं कर सकते। इस कारण से भारत ने ये कहा कि डब्ल्यूटीओ अनुमति दे तो भारत पूरी दुनिया को खाद्यान्न उपलब्ध करवा सकता है। और एक न्यूज आपके सामने ये आ गई लगे हाथों कि भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई। इसी कारण से जो आलोचक हैं वो ये कह रहे हैं कि इस दोनों घटनाओं से, दोनों स्टेटमेंट से भारत की विश्व समुदाय में किरकिरी हुई है। क्लियर हो गई सारी बात। अब ये जो गेहूं है, आप जानते हो भारत का दूसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। दूसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। पहला जो है वो है चावल, राइस। पहला चावल है। एक बार नोट कर लीजिए, ये भी शायद आपने नोट नहीं किया होगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट के रूप में आप ले लो, फिर आगे मैं बात करूंगा। हमारे सामने एक शब्द आ गया डब्ल्यूटीओ, हालांकि ऑनलाइन ऑफलाइन काफी बार आपको बताया हुआ है और करंट जीके में भी आपको काफी बार बताया हुआ है, लेकिन एक नए रूप में कुछ नई बातें ऐड करते हुए बताना चाहूंगा। मैं बात करने जा रहा हूं डब्ल्यूटीओ की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी ये खूब पूछा जाता है, 1 जनवरी 1995 को। और ये जो स्थापना हुई थी ये हुई थी मराकेश समझौते के तहत, ये ध्यान रखना। यहां जो क्वेश्चन बनता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था कि ये जो एग्रीमेंट वगैरह होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो भी डब्ल्यूटीओ जैसे महत्वपूर्ण संगठन के रूप में। तो फिर कहना ही क्या, आपसे पूछा जा सकता है कि मराकेश समझौते का संबंध, मराकेश समझौते का संबंध किस विश्व समुदाय या विश्व संगठन की स्थापना से है, ऐसे पूछा जाता है। समझ में आई बात सारी? जैसे हम कहते हैं ब्रेटन वुड सम्मेलन, ब्रेटन वुड सम्मेलन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना से संबंधित है, इस तरीके से होता है। क्लियर हुई सारी बात? आइए, तो मराकेश समझौते के तहत हुआ और इसकी जो स्थापना हुई थी गैट के स्थान पर। एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है, गैट के स्थान पर। तो ऑप्शन में जब ये आया था तो गैट शब्द दिया था। इसके कहने का मतलब है कि इससे पहले गैट नामक संस्था हुआ करती थी, लेकिन आपको यहाँ पर इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, ये ध्यान रखें। ये 1948 में स्थापित हुआ था। गैट की तो जो स्थापना है ना, ये 1948 में हुई थी। आप मोटे तौर पर ये कह सकते हो कि डब्ल्यूटीओ से पहले जो संस्था काम करती थी व्यापार के संबंध में, वो गैट थी। और फिर एक मराकेश समझौते के तहत 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ हमारे सामने आया। जिनेवा इसका हेड ऑफिस है, आप जानते हो, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। 164 इसके सदस्य देश है। और यहां पर एक बात को ध्यान रखें आप, 164 सदस्य देश है, इसमें से जो 164वां सदस्य देश है
ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 164। अब मैं बात करने जा रहा हूं इसके हेड पर। हेड कह दीजिए इसको, प्रेसिडेंट कह दीजिए, डायरेक्टर जनरल कह दीजिए, एक ही बात होती है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये जो नगोजी ओकोंजो इवेलिया, ये नाम है, नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन याद करना पड़ेगा। ये है बहुत ही महत्वपूर्ण। एक तो ये पता होना चाहिए ये किस देश की है। ये नाइजीरिया मुल्क की है, नाइजीरिया की है। नाइजीरिया अफ्रीकन कंट्री है, आप जानते हैं। दूसरी इसकी जो खास बात है, ये है WTO की पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट या हेड या डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। ये है। मुझे नहीं लगता कि आप एक शब्द भी ये कह सकते हो कि ये क्वेश्चन नहीं आता, पूरी ताकत रखता है और हाल फिलहाल में नजरों में नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी एग्जाम में आ चुका होगा। अब WTO का काम क्या है? काम क्या है? 2-3 शब्दों में आपको बताऊंगा। बहुपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना। बहुपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना। बहुपक्षीय निवेश, इसको बोलते हैं मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना मतलब एक देश दूसरे देश में इन्वेस्ट कर सके, इसको बढ़ावा देने से ये संबंधित है। तो WTO के बारे में मैंने आपके एग्जाम की दृष्टि से ये पूरा पेज तैयार किया है और अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। इससे पहले सब्सिडी के संबंध में WTO का जो नियम था वो भी मैंने बताया, और भारत ने WTO से अनुमति क्यों मांगी, कैसे क्या सिस्टम है। मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार आप इसे नोट कर लेंगे। आइए, WTO की बात हो गई और गेहूं की बात हो रही है, तो यहां पर जो गेहूं है इसको हमें ज्योग्राफी और साइंस से जोड़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी और साइंस से इसको जोड़ना पड़ेगा, तभी हम इसके साथ न्याय कर पाएंगे, क्योंकि गेहूं की बात हो रही है, पॉलिटिकल होगी, इकोनॉमिक होगी। अब हमें थोड़ा सा इसको ज्योग्राफी से जोड़ना पड़ेगा और विज्ञान से जोड़ना पड़ेगा। आइए जोड़ने का प्रयास करते हैं। गेहूं जो है ये रबी की फसल है। आपके क्वेश्चन आता है ना, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रबी की फसल है और इसमें जो टेम्परेचर चाहिए ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर चाहिए। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी जो भारत सरकार ने बात कही है कि गेहूं को आयात करना पड़ सकता है, उसके रीजन में ये टेम्परेचर भी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गेहूं की फसल के लिए टेम्परेचर कितना होता है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जो बारिश जो होती है ये चाहिए 80 सेंटीमीटर के आसपास, 80 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। ये भारत में यदि हम क्षेत्र के, तो आप खुद देख लीजिए, नॉर्थ, एक तो नॉर्थ में है और नॉर्थ वेस्ट, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी, यहां पर आपको ये मिलेगा। यहीं पर यदि हम देखें इंडिया लेवल की तरफ से देखें तो सर्वाधिक उत्पादन जो है ये कहां होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन ये यूपी के अंदर होता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन।
और जो राजस्थान के बच्चे हैं वो ध्यान दें, राजस्थान में जो होता है ये श्री गंगानगर में होता है। इसी कारण से आप जानते हो श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। अन्न का कटोरा, बाउल, अन्न का कटोरा कहते हैं इसको। अब देखिए इसका बोटनिकल नेम क्या है। इसका जो बोटनिकल नेम है ध्यान से लिखना, क्योंकि 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। एक तो यही पूछा गया है कि इसका बोटनिकल नेम क्या है। ट्रिटिकम, ट्रिटिकम इसका बोटनिकल नेम है। तो गेहूं का बोटनिकल नेम क्या हो गया? ट्रिटिकम। लेकिन यहां पर मैं आपको एक शब्द और बता रहा हूं, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है, और वो है ट्रिटिकेल। यहां पर लिख दीजिए ट्रिटिकेल। जगह मेरे पास कम है, इस कारण से आप थोड़ा सा व्यवस्था करें, लेकिन इसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। ये ट्रिटिकम है, वो ट्रिटिकेल है। समझ आई बात सर? वो ट्रिटिकेल है, ये ट्रिटिकम है। देखिए ट्रिटिकम तो गेहूं का बोटनिकल नेम है, जबकि जो ट्रिटिकेल है ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखें। ये गेहूं व राई, राई समझते हो ना, सरसों जैसी होती है, राई की हाइब्रिड किस्म है, ये संकर किस्म है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ट्रिटिकम गेहूं का बोटनिकल नेम है, और जो ट्रिटिकेल है ये गेहूं और राई की संकर किस्म है, हाइब्रिड किस्म है, मतलब इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है। अब यदि पर्टिकुलरली हम गेहूं की किस्म की बात करें तो बहुत सारी किस्म है आपके सामने। कल्याण सोना है, सोनालिका है, अर्जुन है, कुंदन है, भवानी है, बहुत सारी है। ये क्वेश्चन भी आए हैं, सोनालिका पे क्वेश्चन आया हुआ है, कल्याण सोना पर क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं आरएस प्री 2021 के एक क्वेश्चन की। एक किस्म आई थी, उसमें एक ऐसे आया था, कहा था नामी एमजी है। इस पर पूरा लेक्चर मैंने आपको दिया था, पूरा लेक्चर दिया था, उपलब्ध करवाया था, पूरा लेक्चर नामी एमजी। और मेरे लेक्चर का नाम शायद ये था कि काली रोटी खाएंगे क्या आप विद राकेश मेहरा, ऐसा सा था कुछ, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। तो नाबी एमजी, ये जो नाबी एमजी है वास्तव में ये काले रंग की गेहूं है। ये गेहूं की किस्म है, गेहूं की किस्म जिसका रंग काला है। जिसका रंग काला है। अब इसका आटा तैयार करोगे तो काली रोटी बनेगी। नाबी एमजी, ये आपके आया था आरएस 2021 में, नाबी एमजी। तो ये गेहूं के संबंध में हमने कुछ बातें की है, मैं और भी बात करना चाहूंगा गेहूं के संबंध में, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। गेहूं की अन्य सामग्री नेक्स्ट पेज पर उपलब्ध है। नोरिन 10, नोरिन 10 क्या है? आप जानते हो गेहूं जो है एक तरीके से एक बोना पौधा है, बोना पौधा है। तो बोनेपन के लिए पर्टिकुलरली कोई जीन होगा, तो इसके आगे लिख दीजिए गेहूं के बोनेपन के लिए जीन। बोनेपन के लिए ये जीन है एक तरीके का, ड्वार्फनेस कह सकते हो आप, ड्वार्फ, बोनेपन के लिए जीन है। अब कई रोग है, ब्लैक रस्ट है, इसको काला किट बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश शब्द ज्यादा सही रहेगा। ब्राउन रस्ट है, येलो रस्ट है। लेकिन मैं यहां पर जो बात करने जा रहा हूं वो एक बीमारी है करनाल बंट की। ये है मेरी नजर में इंपॉर्टेंट। ये तो देखो, मैं ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चन नहीं आते, ये भी आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं हाईलाइट करना चाहूंगा करनाल बंट को।
यहां तक क्वेश्चन पूछा गया कि करनाल बंट क्या है, तो गेहूं की बीमारी है ये, जो कवक से होती है, एक टिलेटिया इंडिका नामक कवक से, कवक फंजाई से होने वाली बीमारी। गेहूं की बीमारी है ये जो कवक है इसका नाम है टिलेटिया इंडिका। टिलेटिया इंडिका ये गेहूं की किस्म है, ध्यान रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना। तो करनाल बट के बारे में मैंने आपको बता दिया, और इसके बाद जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ट्रिटिकेल और ट्रिटिकम में अंतर लेके चलें ना भी एमजी, क्वेश्चन ये आ चुका है। यहां पर ये टेम्परेचर में मेरी तरफ से आपको इंपॉर्टेंट लगाना चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने खुद ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ताप बढ़ने के कारण गेहूं का उत्पादन कम होगा, तो आपके एग्जामिनर का ध्यान इसके टेम्परेचर की तरफ जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि गेहूं की फसल के लिए सामान्यतः तापमान कितना होता है, तो 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। रबी की फसल है तो इस टाइप के क्वेश्चन तो देखो मैंने आपको क्लासेस में कराई भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आपको कराया हुआ है। एक लिस्ट तैयार करवाई जाती है आपको, वहां पर ये रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल है, और उससे संबंधित क्वेश्चन भी बताए जाते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको ये भी कहा जाता है कि इसमें से आता ही आता है। ये कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे रच बस जानी चाहिए, इनमें कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर मैंने आपको WTO के बारे में जानकारी दी। नगोजी ओकोंजो इवेलिया कहने की जरूरत ही नहीं है आपको, मेरे हिसाब से आप तैयारी करते हो, तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, सीधा पता लगता है। ये पुराने पेपर इसकी हमें जानकारी देते हैं। WTO के बारे में एक नियम बता दिया मैंने आपको कि यदि खाद्यान्न पर सब्सिडी दी जा रही है तो उसे निर्यात नहीं किया जा सकता है, कुछ लिमिटेशंस के साथ है। ये मोटे तौर पर मैंने आपको ये बता दिया। तो भारत पूरी दुनिया को खाद्यान्न उपलब्ध करवा सकता है, और ये आपके सामने कि निर्यात पर रोक क्यों लगाई गई, तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने गेहूं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की, और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो इस संबंध में बने हुए हैं, उन सभी को मैंने एक जगह पर व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। इसीलिए हम सिस्टमेटिक और अपडेटेड जीके के रूप में हमारा संस्थान जाना जाता है, और जीके और जीएस जनरल साइंस इसके तहत ही आती है। उसके लिए हमारा संस्थान पूर्ण रूप से समर्पित है, और आप लोगों का प्यार उसे मिलता रहता है, और उसी प्यार के तहत आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।